पेट फीड पीएलसी हैज़ आउटस्टैंडिंग अ हाई यील्ड बॉन्ड विद द फॉलोइंग फीचर्स। फेस वैल्यू 10,000 की है, कूपन 10% का दे रखा है, मैच्योरिटी पीरियड 6 ईयर्स की है। और इसमें एक ये जो बॉन्ड है इसमें एक स्पेशल फीचर ये है कि इस बॉन्ड की लाइफ बढ़ा करके 12 साल तक करी जा सकती है। अभी देखो बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड 6 साल का है, इसको बढ़ा करके 12 साल तक किया जा सकता है, यानी बॉन्ड को नेक्स्ट 6 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। प्रेजेंटली द इंटरेस्ट रेट ऑन इक्विवेलेंट बॉन्ड इज 8%। अभी जो बॉन्ड है उसका इक्विवेलेंट इंटरेस्ट रेट है 8%। अब मैं इस स्टेटमेंट का आपको मतलब बता देता हूँ। देखो इक्विवेलेंट बॉन्ड मतलब कि ये वाला बॉन्ड नहीं बल्कि इसके जैसा ही कोई और बॉन्ड है मार्केट में जिसका इंटरेस्ट रेट कितना है 8%। अब इस इंटरेस्ट रेट को आप कूपन रेट मत समझ लेना, ये इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है यील्ड। तो ये एक तरीके से ये कहना चाहता है कि ये जो बॉन्ड है इसका जो यील्ड है वो कितना है 8%। मतलब यील्ड मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर, इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है 8%। ये 8% का हमें यील्ड दे रहा है। If an investor expects that interest will be 8% 6 years from now, then how much he should pay for this bond now? कह रहा है कि अगर इन्वेस्टर को लगता है कि इसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो आज से 6 साल बाद, यानी इस वाले टर्म में अगर इंटरेस्ट रेट 8% रहेगा तो इन्वेस्टर को आज क्या पे करना चाहिए। अब आप एक बात देखो, यहाँ पे कितना यील्ड आ रहा है, यहाँ पे भी यील्ड जो है वो 8% का आ रहा है, और जो अगले 8 ईयर्स है वहाँ पे भी यील्ड कितना बता रहा है 8% का ही बता रहा है। अब देखो अगला जो 6 साल है वो आएगा नहीं आएगा, अनसर्टेन होता है फ्यूचर। अभी कंपनी ने भी ऐसा कुछ नहीं कह रखा है श्योर कि हम इसको एक्सटेंड कर ही देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ का हम क्या निकालेंगे, वैल्यू निकाल देंगे बॉन्ड की, ठीक है। 8% का ये इंटरेस्ट रेट ये 6 साल बाद भी कंटिन्यू हो रहा है, तो 8% से डिस्काउंट कर देंगे जो भी इसका इनफ्लो आ रहा होगा, और उसको क्या कर देंगे, उसका पीवी जो भी आएगा इन डिस्काउंट करके उन सभी पीवी को प्लस कर देंगे, तो हमें जो इशू प्राइस है वो बॉन्ड की मिल जाएगी। देखो यहाँ पे यही कह रखा है। अब देखो 10,000 का बॉन्ड था, कूपन रेट 10% का था, यानी हर साल इसको 1,000 रुपया मिलना था। अब इसको हर साल 1,000 रुपया मिला, कितने साल तक मिला, 6 साल तक, क्योंकि मेच्योरिटी पीरियड क्या है, इनिशियली मेच्योरिटी पीरियड 6 साल की ही है, यानी 6 साल तक मिला। तो हमने इसको क्या किया, 1,000 को जो एन्युटी फैक्टर था 8% का 6 साल के लिए, उससे हमने इसको इंटू कर दिया। और इसमें जो 10,000 रुपया जो यहाँ देखो जो रिडेम्पशन वैल्यू है, अब देखो यहाँ पे रिडेम्पशन वैल्यू आपको दी हुई नहीं है, बट आप ये एज्यूम करो कि जो रिडेम्पशन वैल्यू है वो पार वैल्यू है, तो पार पे ये रिडीम हो रहा है। तो जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 8% का 6वें साल का, हम उससे इंटू कर देंगे, तो हमारा निकल करके आ जाएगा क्या, ये बॉन्ड का इशू प्राइस हमारा निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यार ये चीज़ ना मेरे को सिंपल लगता है, क्यों, क्योंकि अगर आप मान लो 1,000 1,000 1,000 ऐसे 6 साल ऐसे करोगे, फिर उनको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से आप इंटू करोगे, फिर जो भी पी आएगा उसको प्लस करोगे, तो इससे तो बेहतर ये है ना कि आप जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से बेहतर आप प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ले लो, उससे सिंपल 1,000 को आप प्लस कर दो, है ना। तो अपने यही तरीका आजमाना चाहिए। अब बी में क्या कह रहा है, नाउ सपोज ऑन द बेसिस ऑफ डेट एक्सपेक्टेशन कौन सी, कि जो इंटरेस्ट रेट है वो 6 साल बाद भी 8% ही कंटिन्यू रहेगा, इंटरेस्ट रेट मतलब यील्ड। ही इन्वेस्ट इन द बॉन्ड बट इंटरेस्ट रेट टर्न्स आउट टू बी 12% 6 ईयर फ्रॉम नाउ। लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है देखो उसने इन्वेस्ट किया 6 साल के लिए कि मेरे को जो 8% है 8% का यील्ड मिलेगा, लेकिन 6वें साल का जब एंड हुआ तब इंटरेस्ट रेट या फिर जो यील्ड है वो 12% की हो चुकी थी। Then what will be his potential gain या loss if the company extends the life of the bond for another 6 year? अब अगर कंपनी क्या करती है, 6वें साल का एंड हो गया, अब कंपनी अगर बॉन्ड का लाइफ एक्सटेंड कर देती है तो इसको कितना बताओ, कितना पोटेंशियल गेन या लॉस होगा। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, मैं आपको बहुत अच्छे से आपके दिमाग में समझा देना चाहता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पे हल्की सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आपको तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी आपके लिए। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये सब हटा देता हूँ पहले कचरा। देखो अगर आपका कूपन रेट कितना है, अगर आपका कूपन रेट 10% का है और अगर आपका यील्ड भी 10% का है,
तो आपकी इशू प्राइस कितनी होगी, इशू प्राइस आपकी फेस वैल्यू हो जाएगी, है ना। इशू प्राइस फेस वैल्यू के बराबर होगी अगर आपका जो कूपन रेट है और यील्ड है वो सेम है। अगर आपका कूपन रेट 10% है लेकिन आपका जो, एक मिनट इसको ना डिफरेंट कलर कर देता हूँ, है ना, तो आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे आराम से। अगर आपका कूपन रेट मान लो कि 10% है लेकिन आपका यील्ड कितना है, 8% का है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको कूपन रेट से भी कम बेनिफिट मिल रहा है। मतलब जो इशू प्राइस है वो फेस वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी। तो इशू प्राइस क्या हो जाएगी, जो आपकी इशू प्राइस होगी वो फेस वैल्यू से बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यानी 100 रुपये की अगर फेस वैल्यू तो आप उस बॉन्ड को कितने पे आपने इशू किया, आपने 100 रुपये की फेस वैल्यू तो आपने 110, 20 या 30 जो भी वैल्यू आ रही होगी 8% पे आपने उस पर इशू किया है। अब मान लो कि कूपन रेट 10% है लेकिन यील्ड इसका 12% है, तो मतलब जो इसका जो इशू प्राइस होगा वो क्या होगा, वो फेस वैल्यू से भी कम होगा। इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं बॉन्ड के केस में, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 8% का इसको यील्ड मिल रहा था, यहाँ पे 8% का शुरू के साल में यील्ड मिल रहा था, शुरू के 6 साल में, 6 साल में। उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट यानी यील्ड हुआ वो क्या हो गया, बढ़ गया, 12% हो गया, और कूपन रेट कितना है, 10%। मतलब जो 6 साल जब ख़त्म हुआ वहाँ तक आते आते कि जो बॉन्ड की आपकी जो बॉन्ड की वैल्यू है वो कितनी गिर चुकी थी, वो फेस वैल्यू से भी कम गिर चुकी थी। अब देखो, अगर किसी बॉन्ड की जो इशू प्राइस है उसकी फेस वैल्यू से भी कम गिर गई है तो क्या उसको फेस वैल्यू पर इशू किया जा सकता है मार्केट में? नहीं, मार्केट में फेस वैल्यू पे इशू किया ही नहीं जा सकता है। अच्छा, अब उसको फेस वैल्यू पे इशू नहीं किया जा सकता तो कंपनी के पास एक ऑप्शन था, है ना, कि जो ऑलरेडी हमारे पास पैसे आ रखे थे उसी पैसे से हम क्या करेंगे, इसको 6 साल के लिए और कंटिन्यू कर देंगे। तो कंपनी लॉस क्यों उठाए? तो कंपनी क्या कहेगी, जो ऑलरेडी जो कंपनी के पास ये था, कंपनी के पास जो ऑलरेडी ये पड़ा हुआ था ऑप्शन, उसी को कंपनी और 6 साल के लिए एक्सटेंड कर देगी। यानी कंपनी ने एक तरीके से जो बॉन्ड है वो दोबारा से इशू कर दिए, फेस वैल्यू पर ही इशू कर दिए। तो आपको तो घाटा हो गया ना। अब क्यों? क्योंकि अगर आप मार्केट में बेचने जाओगे तो आपको तो फेस वैल्यू पे भी नहीं मिलेगा, आपको तो फेस वैल्यू भी नहीं मिलेगा, आपको तो फेस वैल्यू से भी कम मिलेगा क्योंकि इसका इशू प्राइस फेस वैल्यू से कम है। और इसका सिंपल सा कारण ये हुआ कि इसकी यील्ड है वो ऑलरेडी बढ़ चुकी है, ठीक है। तो इसलिए कंपनी क्या करेगी, कंपनी कह रही है कि हम क्या करेंगे, चूंकि इसका इंटरेस्ट रेट 12% है तो इसका इंडायरेक्टली क्या कहना चाहती है कि अगर बॉन्ड कंपनी अब कोई नया बॉन्ड इसी तरीके का इशू करती है तो उसको जो है कंपनी को फेस वैल्यू भी नहीं मिलेगा, फेस वैल्यू से भी कम पैसा मिलेगा। कंपनी ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है। तो अब बताओ जो बॉन्ड होल्डर है उसको कितना का घाटा हुआ, कितने का फ़ायदा हुआ? तो ये देखो, 6 साल के लिए इसने इन्वेस्ट करना था, ठीक है। अब 6 साल हो गए पूरे, अब कंपनी कह रही है नहीं हम तो एक्सटेंड करेंगे। अब यहाँ पे आपने प्राइस निकाली थी बॉन्ड की 10923 निकाली थी, लेकिन यहाँ पे इसकी जो बॉन्ड की जो वैल्यू हो कितनी हो गई, आप निकालना, आपने 12% से इसके जो इन्फ्लो से आगे आने वाले 6 साल के आपने वो डिस्काउंट कर लिया तो आपकी वैल्यू होगी 9181, यानी इसकी वैल्यू 1000 से भी कम हो गई। बोला था ना, जब जो यील्ड है वो कूपन रेट से भी अगर ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब उसकी इशू प्राइस और कम हो गई है। तो देखो, आपको तो लॉस हो गया ना, अगर आप बेचना भी चाहोगे तो आपको तो पैसे कम ही मिलेंगे। तो वही बता रहे, वो बताओ कितना गेन या लॉस होता। आपको तो लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, 1742 रुपये का लॉस हुआ। अब देखो, लॉस कैलकुलेट गेन या लॉस कैलकुलेट करते समय ना हम टाइम वैल्यू ऑफ द मनी कंसिडर नहीं करते हैं। भले देखो ये इन फिगर्स में 6 साल का डिफरेंस है, बट इसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हम गेन या लॉस निकाल रहे हैं, ठीक है। P&L में कभी भी आप एक खर्चा होता है 1 साल बाद का, एक इनकम होती है 1 साल पहले की, तो आप क्या करते हो उसको, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी से एडजस्ट करते हो, नहीं करते हो ना। तो इसी तरीके से गेन एंड लॉस कैलकुलेट करते वक्त हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर देते हैं।